कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, हार्ट की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब हम स्टडी करते हैं। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शॉर्ट में हम सीवीएस भी कहते हैं। ठीक है। इसका मेन ऑर्गन होता है हार्ट। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। हार्ट जब पंपिंग करता है तो आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, और ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को नीड है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वेन का काम है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके आना। और आर्टरीज का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना। और कैपिलरीज के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ब्लड का जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है। लिम्फ हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन और डिफेंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। और वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, इंटरस्टियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है? जो सेल के अंदर होता है। इंटरस्टियल फ्लूइड या जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं, ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और इसी को हम इंटरस्टियल फ्लूइड भी कहते हैं। आर्टरी और वेन में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसके अलावा सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। और हार्ट में आपके फोर चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में वॉल्स होते हैं, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है। हार्ट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमें एग्जाम में लिखने के लिए आती है। हार्ट की लेयरिंग्स का हमें पता होना चाहिए। थ्री लेयर्स होती है हार्ट में, एंडोकार्डियम, मीजोकार्डियम और पेरिकार्डियम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि भाई एक लेयरिंग का नाम दे देंगे और ये किस ऑर्गन की लेयरिंग है। पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये कहाँ की लेयरिंग है बताइए। हम्म। पाया मैटर और ड्यूरा मैटर। हम्म। हमारे ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? हमारा जो भेजा है वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। स्कल मतलब क्रेनियम बोन। ठीक है। इसमें सुचर्स पाए जाते हैं, इसमें फिक्स्ड टाइप के जॉइंट होते हैं। और फिक्स्ड टाइप का जॉइंट कहाँ होता है हमारी बॉडी में? हमारे टीथ हमारे लोअर जॉ से कनेक्टेड रहते हैं ना, अपर और लोअर जॉ, जबड़ी की हड्डी, मैक्सिला और मैंडिबुलर, इससे हमारे टीथ जो कनेक्टेड होते हैं वो इस टाइप का जॉइंट होता है, इमूवेबल टाइप का जॉइंट होता है। मूव नहीं करता लेकिन जोड़ है, जॉइंट है। ऐसा ही जोड़ हमारे क्रेनियम बोन में होता है। क्रेनियम में आपका जो ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है, राइटल है, फ्रंटल है, ये बोन आपस में फिक्स्ड जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना हमारे बॉडी में कहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, नी में, एल्बो में कौन सा जॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, सिनोवियल जॉइंट कहाँ पर है, फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पर है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहाँ पर है ना। तो ये सब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तब बताया था। मैं आपको रिवाइज भी कराता हूँ, आप लोग पढ़ा करो बेटा। हम्म। पढ़ते क्यों नहीं हो आप लोग? थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, है ना। मैं तो आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाता भी नहीं हूँ, सुपरफिशियली पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका पैरामेडिकल है, डिप्लोमा है, तो उसमें ज्यादा गहराई से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई किया करो। मोटर नर्व्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं बताओ। सेंसरी नर्व जो संवेदनशील अंग होते हैं, जहां से संवेदना पैदा होती है। संवेदना मतलब सेंसेस। सेंसेस, संवेदना क्या होगी? ठंडी, गर्मी, बरसात, आपको पेन का एहसास हो रहा है, आपको यदि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो आपको उसकी हीट सेंस होगी या नहीं? तो आपको ये जो सेंसेशन है बेटा, ये सेंसरी नर्व्स आपके ब्रेन तक कैरी करते हैं। और ब्रेन का जो रिस्पॉन्स होता है उसको मोटार नर्व्स लेके आते हैं। तो ये सेंसरी और
मोटार नर्व्स होते हैं, है ना। और ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेंड्राइट्स होता है, डेंड्रोन होता है, इसमें सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोन होता है ना। उसमें एक्सॉन होता है जो कि माइलिनेटेड होता है। और एक्सॉन आपका वाइट कलर का होता है क्योंकि इस पे जो माइलिन शीथ होती है वो वाइट कलर की होती है। तो जहां पर भी एक्सॉन प्रेजेंट होगा वहां पर वाइट मैटर होगा, ठीक है। और जहां पर भी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी वहां पर आपका ग्रे मैटर होगा। आपने सुना होगा ना, नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर कहाँ पर होगा? जहां पर एक्सॉन ज्यादा होंगे, तो वहां व्हाइट कलर का जो नजर आएगा उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर कहाँ पर होगा बेटा? जहां पर सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है। सेल बॉडी आपके न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा, जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर सेल बॉडी से डेंड्रॉइड्स होते हैं कनेक्टेड, और डेंड्रॉइड से फिर अगला न्यूरॉन कनेक्टेड होता है। तो ये न्यूरॉन आपस में, बंच ऑफ न्यूरॉन मिलके न्यूरोनल ट्रैक बनाते हैं। और ये हमारे नर्वस सिस्टम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? इसमें हमारे आ, हाँ, ये पेरिफेरल का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, इससे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स किस में आएंगे आपके? स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स किस में आएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मोटार नर्व्स क्या होते हैं आप समझ गए? जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है जिनको हम ऑफरेंट नर्व्स कहते हैं, ठीक है, ऑफरेंट। तो ये इम्पल्स को लेके जाएंगी ब्रेन तक, बॉडी के किसी भी सेंसरी ऑर्गन से, है ना। हमारे बॉडी में बेटा सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? हमारी स्किन है, हमें ये टच का एहसास देती है। हमारी आंखें हैं जो हमें विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारी नोज है, हमारे बॉडी में स्किन की लेयर है, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है। और वो सारी स्किन सेंसिटिव है। आपको बॉडी पे कहीं पर भी कोई टच करे तो उसका एहसास आपके ब्रेन तक जाता है या नहीं? वो एहसास कैसे जाता है ब्रेन तक? वो आपके सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं जिसको हम ऑफरेंट नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बदले में ब्रेन जो रिस्पॉन्स शो करेगा, है ना, उसको कौन लेके आएगा? इफ्रेंट नर्व्स। इफ्रेंट नर्व्स मतलब मोटर नर्व्स। ये ब्रेन के इम्पल्स को उस संवेदी अंग तक लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स आएगा, है ना। जैसे हमने यदि गर्म तवे पे हाथ रख दिया है तो हटाना है या नहीं, है ना। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऑटोमेटिकली हमारा हाथ हट जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है। हिचकी आती है आपको, हिकअप्स, हिचकी रुक सकती है क्या? नहीं रुक सकती, है ना। जैसे आपको स्नीजिंग हो रही है, आप कहाँ रोक पाते हो? को कफिंग होती है, खांसी चलती है 2-3 दिन, तो बिना सिरप लिए कहाँ आप खांसी रोक पाते हो क्या? नहीं रोक पाते, है ना। आपकी आंखों में यदि कुछ पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, आपकी आंखों से सिक्रीशंस होने लगते हैं। तो ये क्यों होता है बेटा? ये सब बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और किसी भी डेंजर से, किसी भी एडवर्स सिचुएशन से हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो बेटा मोटार नर्व्स क्या है, और आपके सेंसरी नर्व्स क्या है, ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, ये सब आपको क्लियर हो रहा है? हम्म, ठीक है। और हमारी बॉडी की बेटा जो सबसे छोटी कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल यूनिट है, संर जिससे हमारी बॉडी की संरचना बनती है, हमारी पूरी बॉडी को हम काया कहते हैं, है ना, काया। काया चिकित्सा विज्ञान मतलब होता है बॉडी यदि बीमार पड़ी है
तो उसको ठीक करने का जो साइंस होता है उसको काया चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। तो हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है? सेल होता है। और हमारे हर बॉडी में, हर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में अलग अलग सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कम से कम 200, 250, 300 प्रकार के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और हर ऑर्गन के सेल का अपना नाम होता है। अब मैं सेल का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताओगे कि वो किस ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट है ना? न्यूरॉन सेल कहाँ पर होता है? न्यूरॉन सेल ये नर्वस सिस्टम में, ठीक है। आपका हिपेटोसाइट सेल्स कहाँ पर होंगे? बताओ। हिपेटोसाइट सेल्स लिवर में होंगे, है ना? और आपके ग्लैंडुलर सेल कहाँ पर होंगे? आपके एंडोक्राइन सिस्टम में। ग्लैंड्स के जो सेल होंगे बेटा, ये हार्मोन और एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको हम ग्लैंडुलर सेल कहते हैं। ठीक है। आपका स्पर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? बताओ। स्पर्म सेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेल है स्पर्म सेल। ठीक है। और ओवम सेल कहाँ पर बनता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरीज में इसका प्रोडक्शन होता है ना? अब आप मुझे बताओ पेराइटल सेल्स कहाँ होते हैं? पेराइटल सेल्स। हम्म। पेराइटल सेल्स हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक बैग होता है ना? गैस्ट्रिक बैग की जो लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये H+ आयन अवेलेबल कराते हैं। और H+ आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, ये मिलके HCl बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ये स्टमक में होता है। और ये फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यदि HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर हाइड्रोक्लोरिया। और यदि HCl कम प्रोड्यूस होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपो हाइड्रोक्लोरिया। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा? यदि HCl ज्यादा सिक्रीट होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, खट्टी डकारें आएगी, मुंह में खट्टा पानी आएगा, हमारे छाती में जलन होगी। और यदि HCl कम बनेगा तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, खाना यदि नहीं पचेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, मॉर्निंग में मोशन पास नहीं होंगे, पेट खराब हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बॉडी के किस पार्ट में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है ना? नेफ्रॉन सेल कहाँ होता है बताओ? नेफ्रॉन सेल कहाँ होता है बेटा? हम्म। सर ब्रेन में। नेफ्रॉन सेल बेटा किडनी में होता है। ठीक है। नेफ्रॉन सेल एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये काफी लॉन्ग साइज के सेल होते हैं लेकिन न्यूरॉन सेल से लंबे नहीं होते हैं। हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे लंबी कोशिका, वो है न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल की स्पेशलिटी क्या है? ये कंडक्शन शो करता है, ये इम्पल्स को कैरी कैरी करके ब्रेन तक लेके जाता है। तो कंडक्शन को कैरी करने की प्रॉपर्टी केवल न्यूरॉन में होती है ना? अब जैसे आपके नेफ्रॉन की यदि मैं बात करूं तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करेगा। नेफ्रॉन के पार्ट्स के नाम बताएगा आप में से कोई? नेफ्रॉन सेल के पार्ट्स के नाम। इसमें वोमन कैप्सूल होता है, इसमें PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, लूप ऑफ हैनली। ये एक सेल के पार्ट के मैं आपको नाम बता रहा हूँ और उसका नाम है नेफ्रॉन सेल। नेफ्रॉन सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, किडनी में। ठीक है। और किडनी का काम होता है बेटा छानने का। किडनी किसको छानती है? खून को छानती है। और खून को छान के किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और वो यूरिन हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो बॉडी बाहर निकालती है समय समय पर। 24 आवर्स में 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बनता है। और 2 लीटर यदि 2 लीटर से ज्यादा बने तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन होती है।
और यदि 500 ml से कम बने तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन होती है, डिसीज डिसऑर्डर होता है, जो हमारे लिए सही नहीं है। जब व्यक्ति पानी कम पीता है, यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, यूरिन काफी कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो यूरिनरी ट्रैक में बर्निंग सेंसेशन होता है, पेशाब करते वक्त जलन का एहसास होता है। ठीक है। या हम बहुत ज्यादा जब प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं, तब हमारी किडनी पे काफी लोड पड़ता है, क्योंकि किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी हैवी होता है। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ठीक है। तो जिस वजह से किडनी पे लोड पड़ता है, तो ज्यादा प्रोटीन का कंजप्शन करने से किडनी डैमेज हो सकती है। और यदि पानी हम कम पिएंगे तो भी किडनी डैमेज हो सकती है। कम पानी पीने से किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमें WHO के गाइडलाइन के हिसाब से 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। और हमारी बॉडी में बेटा, यदि किसी का 60 किलो वजन है, तो कम से कम 36 लीटर पानी होता है उसकी बॉडी में। सोच लो, मतलब हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होता है। हर जगह है हमारी बॉडी में पानी, ब्लड में पानी है ना। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पानी में ऑक्सीजन भी होती है। पानी कैसे बनता है बेटा? H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, है ना, इसके संयोग से बनता है पानी। तो हमारे लिए H+ आयन भी जरूरी है, और हमारे लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। यदि ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सेल में ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी बर्निंग होगी, तो उससे एनर्जी बनेगी, और इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर रहेगी। और हमारे डेली लाइफ रूटीन के जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? वो ATP के ब्रेकडाउन से मिलेगी। ठीक है। ATP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या बताया अभी? क्या है ATP का फुल फॉर्म, बताओ? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। तो ये हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स होता है। और हमारी बॉडी में बेटा एनर्जी कैसे बनती है? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। फैट से हमको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम के हिसाब से। यदि आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करोगे तो आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और यदि आप जैसे कार्ब्स लोगे तो 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से मिलती है। लेकिन हमें फैट से एनर्जी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि फैट से एनर्जी बनाने में बॉडी को एडिशनल एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है ना। जैसे पिज्जा बर्गर से आप यदि एनर्जी लेना चाहो तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, है ना। वहीं पर आप सेब और अंगूर से एनर्जी ज्यादा बेहतर ले सकते हो। तो आप किससे एनर्जी लोगे? पिज्जा बर्गर से लोगे, है ना, या सेब और अंगूर से लोगे? बताओ। हम्म। एक फ्रूट पेशेंट से गया लेंगे। डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है ना। तो पेशेंट ने कहा ठीक है साहब, नहीं पियेंगे। तो फिर पेशेंट ने कहा साहब, अंगूर खा सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ साहब खा सकते हो। बोले साहब शक्कर? तो बोले हाँ साहब शक्कर भी खा सकते हो। बोले साहब ब्रेड खा सकता हूँ? तो बोले हाँ ब्रेड भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट कहता है साहब फिर शराब क्यों नहीं पी सकते? शराब भी तो अंगूर से ही बनी है ना, अंगूर को सड़ा के शराब बनी है, वो भी पी लो है ना। तो ऐसा है, दुनिया में हर व्यक्ति अपने फायदे की बात पहले समझता है, और वो चीजों को वैसे ही समझता है जैसा वो समझना चाहता है। व्यक्ति वो देखता है जो वो देखना चाहता है। जैसे व्यक्ति की व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा होगा ना, वैसा ही उसको ये समाज, ये सोसाइटी, उसको सारा कुछ नजारा वैसे ही नजर आएगा, क्योंकि वो देखना चाहता है ना। तो जो व्यक्ति देखना चाहता है वही देखता है वो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा वो आपको 10 फायदे बता देगा ड्रिंक करने के, 10 लोगों के नाम बता देगा जो ड्रिंक करते हैं और सक्सेसफुल है। उसके अपने लॉजिक्स होंगे, वो आपसे तर्क वितर्क में आपको हरा भी सकता है शायद, है ना।
वो कहेगा कि देखो डॉक्टर भी तो ड्रिंक कर रहे हैं, डॉक्टर ड्रिंक करके सर्जरी करते हैं, है ना। मेरा एक स्टूडेंट था, वो एमआर था, तो वो बोलता है, बोले सर हम तो डॉक्टर्स को जब पार्टी देते हैं तो डॉक्टर्स तो ड्रिंक करते हैं, है ना। आप कभी थाने चले जाओ शाम के वक्त, वहां भी आपको पुलिस वाले टन्न मिलेंगे, टुन्न में, है ना, करते हैं ड्रिंक। आपके यहाँ कोई हो तो आपको पता होगा। ऐसा है भाई, अब क्या करेंगे। शाम को मतलब तलारी पे ऐसी भीड़ मिलेगी जैसे लंगर फ्री में बट रही हो, है ना। ऐसा ही होता है ना। पर आपको बेटा, जब आप साइंस पढ़ोगे, मेडिकल साइंस को समझोगे, तब आपको पता चलेगा अल्कोहल हमारी बॉडी को कितना डैमेज करता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन बी 1 हमें कहाँ से मिलता है? हम्म ये हमें नॉनवेज से मिलता है, राइस से मिलता है। आपको पता है बेटा, चावल को यदि पॉलिश कर दिया जाए, आपने देखा होगा अभी चावल पॉलिश वाले आते हैं, और जो अनपॉलिश्ड राइस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वो आपको 400 रुपए किलो मिलेंगे, 300 रुपए किलो मिलेंगे। एक आम इंसान एफर्ट ही नहीं कर पाएगा इतना महंगा चावल, है ना। तो जो जब चावल की पॉलिशिंग की जाती है ना बेटा, तो उसकी जो अपर लेयर होती है वो, उसकी शेडिंग होती है, तो जिस वजह से उसमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें केवल आपको क्या मिलेगा? स्टार्च मिलता है, आप लोग चावल खाते हो तो, है ना। इसलिए आप लोग कोशिश किया करो अनपॉलिश्ड राइस खाओ, जिसपे पॉलिश ना हुआ हो। और पॉलिश करते क्यों हैं? अभी का जो समाज है बेटा, जो सिनेरियो है, वो क्या कहता है? चमकती धमकती चीज अच्छी दिखनी चाहिए, भट्टे अच्छे काले काले चमकते हुए दिखने चाहिए, लौकी अच्छी बड़ी होनी चाहिए, लौकी चमकदार होनी चाहिए, फल अच्छे बड़े होने चाहिए, है ना। मतलब हर चीज की खूबसूरती से उसको आंका जाता है कि वो कितनी आकर्षक दिख रही है। दाल की पॉलिश हो रही है, चावल पे पॉलिश हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ताकि आप लोग उसके अच्छे पैसे दे सको। भले आपको न्यूट्रिशन नहीं मिले, आपको पोषण नहीं मिले, इससे कोई लेना देना नहीं, बस दिखना अच्छा चाहिए, है ना। कोई दिख रही है, कोई दिख रहा है, तो बस अच्छा दिखना चाहिए साहब, भले उसमें दुर्गुणों से भरा हो, चलेगा। दिखना अच्छा चाहिए, ताकि कहीं खड़ा करे तो बोले नहीं साहब, ये देखो, ये हमारी वाइफ है, ये हमारे हस्बैंड है, और कितने गोरे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, इंसान का कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। ऐसे ही क्या है, चावल, चावल बिना पॉलिश वाला लो, वो अच्छा नहीं दिखता। पॉलिश वाला चावल चमचमाता दिखेगा आपको, एकदम ट्रांसपेरेंट सा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। आपके सामने दोनों चावल रख दिए जाए तो आप बोलोगे नहीं साहब, ये वाला चावल खाऊंगा मैं, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है। और आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, स्टार्च मिल रहा है आपको बस, विटामिन नहीं मिल रहा है आपको, मिनरल नहीं मिल रहा है, सब तो उसमें से निकल गए। भूसा खा रहे हो आप, भूसे से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भूसा खाना है क्या किसी को? नहीं। तो इसीलिए बेटा अनपॉलिश्ड राइस खाओगे आप, अनपॉलिश्ड राइस खाओगे तो विटामिन बी की कमी नहीं होगी आप में, है ना। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें विटामिन बी की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंटेस्टाइन से विटामिन बी का अवशोषण, बी 1 का अवशोषण नहीं होता, तो जिस वजह से बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। विटामिन मैंने आपको पढ़ाया होगा सोशल फार्मेसी में, उसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, बताया होगा मैंने आपको। कौन सा रोग होता है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से? बताओ। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, याद करो, बेरी बेरी। हम्म पढ़ा है क्या नहीं? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। क्या लक्षण है बेरी बेरी के? बेरी बेरी रोग के क्या लक्षण हैं? बताओ बेटा। बेरी बेरी रोग के लक्षण के बारे में बताओ, क्या लक्षण आते हैं? हमारी बॉडी में इडीमा हो जाता है। इडीमा क्या होता है? इडीमा मतलब सूजन, बॉडी अंदर से या बाहर से सूजने लगेगी, है ना। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ पैर सूजे रहते हैं हमेशा, उसको आप उंगली से प्रेस करोगे तो वहां पर जो एक हॉलो डिप्रेशन बनेगा वो धीरे धीरे फिल होगा। ये सूजन को मतलब एग्जामिन करने का तरीका होता है। और
न्यूरोपैथी हो जाएगी। न्यूरोपैथी क्या होती है? कभी आपने देखा होगा कोई पेशेंट कहता है साहब हाथ पैर में चींटी काटे जैसा लगता है, चुन चुन होते रहता है ना? ये डायबिटिक पेशेंट में भी देखा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी बॉडी में होने लगती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपको 100 mg विटामिन B1 देना पड़ेगा पेशेंट को 7 दिन तक। तब उसकी बॉडी में जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, तब उसकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बॉडी बेटा वाटर रिटेन करने लगती है, सोडियम रिटेन करने लगती है, जिस वजह से बॉडी सूजी सूजी सी लगती है, सूज जाती है बॉडी, फूल जाती है बॉडी, है ना? और बाहर यदि सूजन है तो अंदर भी तो सूजन हो सकती है शरीर के अंदर। एक्सटर्नली ब्लीडिंग होती है तो इंटरनली भी तो ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। पेट में यदि ब्लीडिंग होगी तो उल्टी के साथ खून आएगा, लेटरिन के साथ खून आएगा, तो समझ जाएंगे कि पेट में ब्लीडिंग हो रही है। वैसे ही ब्लीडिंग आपके ब्रेन में भी हो सकती है, कहीं भी इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? हेमरेज। ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? हेमरेज। ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पढ़ा करो आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा, है ना? सामान्य ज्ञान आपका बढ़ेगा, इससे जनरल नॉलेज आपका बढ़ेगा, है ना? तो मैं तो आपको बहुत मतलब बहुत सुपरफिशली पढ़ाता हूँ मैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। मैं तो आपको कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा डीपली तो मैं आपको पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सब पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी में पेपर भी इजी आता है। आपको न्यूरॉन सेल का डायग्राम बनाने को आएगा, सेल का डायग्राम, सेल के कंपोनेंट्स को आपको पूछ लेंगे भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं 3 नंबर में। आपसे पूछ लेंगे भाई कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन लिखो, है ना? इस टाइप के आपसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, है ना? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपको चित्र बनाना पड़ेगा और उसको समझाना है कि ब्रेन के क्या काम होते हैं, ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, पोन्स है ना? ये सब आपको इसका इमेज बनाना है, चित्र बनाना है आपको। और आपका पेपर इजी आता है वैसे, है ना? ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस आप ये सब स्कूल टाइम पे पढ़ चुके हो बेटा। हम्म। जल, पानी का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना किसी पारगम में झिल्ली के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस का एग्जांपल बताओ। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऑस्मोसिस का एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। हम्म। आप सभी जानते हैं। हाँ, वेरी गुड। किशमिश को आप पानी में डालते हो, खुरमा, है ना? खुरमा को आप पानी में डालते हो तो खुरमा फूल जाता है या नहीं? किशमिश मनुका फूल जाते हैं या नहीं? तो ये जो घटना घट रही है ये भी क्या है? हम्म। ये भी ऑस्मोसिस है ना? वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है? बताओ यदि हम शुगर ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होगा या नहीं? बताओ। हम्म। ज्यादा मीठा खाने से व्यक्ति मोटा होता है या नहीं? ये बताओ। क्यों मोटा होता है व्यक्ति? क्योंकि वाटर बॉडी में रिटेन होगा ना, पानी खींचेगा। किडनी पानी को उतना फिल्टर नहीं कर पाएगी क्योंकि शरीर में गाढ़ापन बढ़ गया है ना? जो एंटी डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को कम करे, यूरिन के फ्लो को कम करे, उनको हम एंटी डायूरेटिक मेडिसिन कहते हैं। और ऐसी मेडिसिन जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा दे, हम उनको डायूरेटिक मेडिसिन कहते हैं। तो एंटी डायूरेटिक मेडिसिन का जो एग्जाम्पल है वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल इज अ टाइप ऑफ शुगर। और मैनिटॉल क्या करता है? ये हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, सोडियम भी रिटेन होगा, है ना? जैसा कि अभी सानिया ने कहा भाई कि नमक ज्यादा खाते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है ना? नमक यदि हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी में वाटर रिटेन होगा। हम्म। होगा ना?
वाटर रिटेन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर सूजन आएगी क्या, इडिमा होगा? हम्म। हाइपरटेंशन के पेशेंट को नमक कम खाना चाहिए या ज्यादा खाना चाहिए, बताओ? कम खाना चाहिए। हाइपरटेंशन का पेशेंट यदि नमक ज्यादा खाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में वाटर रिटेन होगा। वाटर रिटेन होगा तो उसकी बॉडी में फ्लूइड के रिटेंशन की वजह से हार्ट पे लोड बढ़ेगा या कम होगा? मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि मोटर से हमें पानी ऊपर चढ़ाना है तो हम पानी आसानी से ऊपर चढ़ा पाएंगे या गाढ़ा शहद? हम्म। पानी। तो हम हमारे ब्लड पानी। को क्यों गाढ़ा बना रहे हैं? फैट खा के हम हमारे ब्लड को गाढ़ा बना रहे हैं। बहुत ज्यादा शुगर कंजप्शन से हम हमारे ब्लड को गाढ़ा बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? फिर 40 के बाद में हाइपरटेंशन होगा, 40 के बाद में डायबिटीज होगा, न्यूरोपैथी होगी। तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना? तो ये सब हमें बेटा पेशेंट को समझाना है काउंसलिंग के थ्रू, ताकि किसी भी पेशेंट को राहत मिल सके उसकी बीमारी में। हर व्यक्ति 40-45 के बाद किसी न किसी रोग से ग्रसित है, पीड़ा हो रही है, उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और हम यदि उसकी तकलीफ को कम करना चाहें तो हम काउंसलिंग से कर सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसको टाइम पे दवाइयाँ लेनी है। यही तो फार्मासिस्ट का काम होता है बेटा। क्या करता है फार्मासिस्ट? या तो दवाई बनाएगा, या दवाई बेचेगा, या पढ़ाएगा, या पेशेंट को काउंसलिंग देगा। यही काम है फार्मासिस्ट का, है ना? तो ऑस्मोसिस, अब बताओ बेटा डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन। हम्म। जब हम इनहेल करते हैं बेटा, तो हमारी जो लंग्स की एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, या लंग्स में जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, बताओ? सानिया। सर, जो हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर के थ्रू, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताओ ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगी या नहीं, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है, हमने जो इनहेल किया उसमें है। और हमारे लंग्स को जो ब्लड की सप्लाई हुई है, हार्ट ने की है, वो की क्यों है? ताकि उसमें भैया ऑक्सीजन मिलाओ। और हमारे बॉडी के हर सेल तो पहले ही ऑक्सीजन यूज कर चुका है ना? और वही ब्लड को कलेक्ट करके हमारे लंग्स को भेजा गया है कि भैया इसमें थोड़ी ऑक्सीजन मिला दो, तुम तो बाहर हवा से खींच लेते हो, है ना? तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं बेटा, हमारे मतलब एयरवे पैसेज के थ्रू हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहां पर ऑक्सीजन चली जाती है। और फिर वहां की जो सरफेस होती है वहां से डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चली जाती है, वो ब्लड में। और ब्लड से जो CO2 है, वो CO2 वहां से इधर की तरफ आ जाती है। अब CO2 इधर क्यों आएगी? CO2 का ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है या नहीं ऑक्सीजन से? हम्म। क्यों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ना डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ आएगी, लंग्स में, और लंग्स से हम बाहर निकाल देंगे CO2। क्यों? है ना? तो ये आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। डिफ्यूजन को हम हिंदी में बोलते हैं विसरण। परासरण और विसरण सुना होगा आपने, परासरण पढ़ा होगा, विसरण पढ़ा होगा। विसरण मतलब डिफ्यूजन, और परासरण मतलब ऑस्मोसिस। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। CSF कहाँ होता है हमारी बॉडी में? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम्म। हमारे नर्वस सिस्टम में होता है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरिथमॉइड मैटर, ये सब हमारे ब्रेन की लेयरिंग्स हैं। मेनिंजेस आपने सुना होगा, मेनिंजेस सुना है? मेनिंजेस लेयर कहाँ होती है ये? हमारे ब्रेन में। एल्वियोलाई कहाँ होती है? हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, जो लंग्स लोअर में। रिस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर लंग्स का जो एंड पॉइंट होता है ना? स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वहां पर एल्वियोलाई होती है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई की सरफेस पे, है ना? और हमारा जो बेटा स्किन है, इसकी जो सबसे अपर लेयर है उसका नाम क्या है, बताओ?
अपने हाथ को देखो, आपको स्किन दिख रही है उसके ऊपर, इसकी सबसे ऊपर लेयर का नाम बताओ। हाँ, एपिडर्म। एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? डर्मिस। डर्मिस। और डर्मिस की नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? सबक्यूटेनियस। 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 इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो वो कौन सी लेयर में लगाया जा रहा है? थर्ड लेयर में लगाया जा रहा है। और वो इंजेक्शन का एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन का इंजेक्शन कौन सी लेयर में लगाते हैं, तो आप बोलोगे सबक्यूटेनियस लेयर में। ठीक है। और जो डर्मिस आपकी जो जो लेयरिंग होती है, इसके फर्दर और क्लासिफिकेशन भी है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, है ना, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ये सब मैंने आपको स्किन पढ़ाया होगा किसी लेक्चर में, तो उसमें आपको दिखाया होगा इमेज, है ना। ये चीज है। और बोन कितने टाइप की होती है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन। लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या है? हमारी जांघ की हड्डी। हमारी जांघ में हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं, है ना। और हमारी टांगों में कौन सी हड्डी होती है? टांग में कौन सी हड्डी होती है बताओ? टिबिया फिबुला। और हमारे हाथ में कौन सी हड्डी होती है? कंधे से लेके तो हमारी रिस्ट तक, हमारी कलाइयों तक कौन सी हड्डी होती है? ये सब मैंने आपको दिखाया भी था, इमेज पढ़ाया भी था। बताओ, कंधे से लेकर तो हमारी कलाई तक कौन सी हड्डी होती है हमारी बाहों में, हमारे हाथ में? तीन हम्म? पथ। ऊपर होती है ह्यूमरस और नीचे होती है रेडियस और अल्ना। ठीक है। तो बेटा एक ये लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है, लंबी हड्डियां, है ना। अब बात करते हैं छोटी हड्डियों की। छोटी हड्डी भी तो है हमारी बॉडी में। छोटी हड्डी का एग्जाम्पल है आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स। वेरी गुड। हमारा जो कलाइयों के आगे हमारा जो पंजा है बेटा, या हमारे पैरों में जो पंजा है, सॉरी, तो पंजे की जो हड्डियां हैं वो कार्पल्स और टार्सल्स। ठीक है। फेलिंजेस, ये सब स्मॉल बोन का एग्जाम्पल है ना। और चपटी हड्डियां कहाँ है हमारे शरीर में? बताओ बेटा, चपटी हड्डी। हमारी जो पसलियां हैं वो चपटी है या नहीं? अब आप लोग कॉलेज आते नहीं तो आपको स्केलेटन दिखाता मैं, तो आपको ऐसे ही याद हो जाता। पसलियां चपटी होती है कि नहीं? पसलियों की हड्डी, रीब्स जिसको हम बोलते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रीब होते हैं। स्कैपुला, ये सब फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। स्टर्नम, स्टर्नम बोन कहाँ होती है बताओ? हम्म। स्टर्नम बोन कहाँ होती है बेटा? छाती की हड्डी, चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, हमारे चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट रहती है कि नहीं? हम्म। गले से नीचे, हाँ, एक जो हड्डी होती है और जिससे हमारी रीप कनेक्टेड होती है, उसी को हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कितनी होती है, एक या दो? बताओ। स्टर्नम हड्डी कितनी होती है? एक ही होगी ना बेटा, कॉमन सेंस की बात है। एक स्टर्नम होती है, ठीक है, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। और कॉलर बोन मतलब क्लेविकल। और एक होती है आपकी इरेगुलर शेप की बोन, मतलब उसका जो शेप है वो उबड़ खाबड़ रहता है। ऐसी बोन कहाँ होती है? हमारा वर्टेबल कॉलम, हमारा जो वर्टिब्रा है, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हिप बोन, पेल्विस बोन, है ना। ये सब इरेगुलर शेप की बोन है। जो लॉन्ग बोन होती है बेटा, इसकी एक विशेषता रहती है, इसमें डायाफाइसिस पाया जाता है। एक शेफ्ट होता है, बीच में एक खोल होता है, एक हॉलो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। और उसमें आपका येलो बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है। और उस कैविटी को मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। और रेड बोन मैरो जो होता है, वहां पर क्या बनता है? आरबीसीएस। ठीक है। और जो येलो